आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। कुछ बीमारियां जिसके बारे में अक्सर लोग सोचते हैं कि ये बीमारियां सिर्फ बुजुर्गों में ही हो सकती हैं, पर आजकल ज्यादातर बीमारियां किसी भी उम्र में हो सकती हैं, जिनमें से एक है सांस की बीमारी या चेस्ट से संबंधित बीमारियां। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। दोस्तों, कोविड के दौर में हम सभी अच्छी तरह से जान चुके हैं कि सांस की बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। कोविड की बीमारी ने हमें बता दिया है कि हमारे फेफड़े कितने जरूरी ऑर्गन हैं, और अगर ये सही से काम ना करें तो इसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पर दोस्तों, कोविड से पहले भी बहुत सारी बीमारियां थीं और आज भी हैं, जिनके बारे में लोग शायद कुछ ज्यादा नहीं जानते। और इसीलिए आज के हमारे इस अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में इन्हीं सब बीमारियों के बारे में बात होगी। आज के कार्यक्रम का विषय है सांस और उससे संबंधित बीमारियां, जिसकी होस्ट हैं अमिता शाह और विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुभाष सेठ, जो कि एक चेस्ट फिजिशियन है। साथ ही कार्यक्रम में दो और सहयोगी सीनियर सिटीजन मिसेस नायर और राजेश पल्ला जी भी हैं, जो इस विषय से जुड़े हुए प्रश्न पूछेंगे हमारे इस विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष सेठ जी से। तो चलिए देरी किस बात की, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एवं होस्ट अमिता शाह। मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी में रहती हूं। FM 24 भिवाड़ी की ओर से और अनुभव कार्यक्रम के तहत हम आपके लिए एक बहुत दिलचस्प और फायदेमंद कार्यक्रम लेके आए हैं। ये कार्यक्रम आपके लिए आपकी सांस संबंधी रोग, आपको सांस लेने में तकलीफ, इसके विशेषज्ञ हैं हमारे साथ आज हैं डॉक्टर सुभाष सेठ, जो कि एक चेस्ट फिजिशियन हैं और 40-45 साल से इसी महकमे में काम कर रहे हैं और हजारों पेशेंट्स को साल भर में देख लेते हैं। ये जवाब देंगे उन सवालों का जो मिसेस नायर और राजेश पल्ला इनसे पूछेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। स्वरण जी, राजेश जी नमस्ते। आपका तहे दिल से स्वागत है और हम अपने श्रोताओं को आज चेस्ट संबंधी बातें जो है बताना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप पहले हमें बताएं कि आप आज हमें क्या क्या बताने वाले हैं। देखिए, मैं आपको छाती से संबंधित एलर्जी, दमा, COPD के बारे में जानकारी देना चाहूँगा और पब्लिक को इस बारे में कुछ अवेयरनेस या जानकारियाँ जो आमतौर पर उनको नहीं पता, उसके बारे में बताऊँगा। जी जी, तो ये हमारे श्रोताओं को बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगी। और स्वरण जी, आपके पास कोई सवाल है डॉक्टर साहब के लिए? हाँ, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगी कि ये सांस लेने की जो तकलीफ होती है, इसी को दमा कहते हैं? जब सांस फूले वो दमा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। सांस फूलना जो है वो हमारे को कई बीमारियों में हो सकता है, पर
दमे में सांस फूलना जरूरी है। देखिए कितनी बड़ी जानकारी है ये। जैसे कि दिल की बीमारी वाले मरीजों को भी दमा हो सकता है। अच्छा। जब उनका हार्ट एनलार्ज हो जाता है, या जिसको हम आम भाषा में कहते हैं फेल होना शुरू हो गया। जी। इसी तरीके जब हमारे शरीर में खून की बहुत कमी हो जाती है तो बहुत सीवियर अनीमिया होने में भी दमा होना शुरू हो जाता है। अच्छा। इसी तरह कुछ ब्रेन की डिजीज होती हैं जिनमें हमारे को दमा फूल सकता है, तो मतलब सांस फूल सकता है। तो ये हम कहते हैं, हमारी जो कोटेशन है वो ये कहती है कि ऑल ब्रेथलेसनेस इज नॉट एस्थमा बट एस्थमा इज ब्रेथलेसनेस। ओके, देखिए कितनी बड़ी एस्थमा जानकारी। में ब्रेथलेसनेस जरूर होगा, ओके डॉक्टर और साहब, सारी ब्रेथलेसनेस दमा नहीं होगी। जी। डॉक्टर साहब, चेस्ट एलर्जी क्या है और इसके क्या रीजंस हैं होने के? देखिए, एलर्जी एक जो है वो हमारे शरीर का एबनॉर्मल रिएक्शन है। ये एक एबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है। आपने अभी कोविड के दौर से गुजरे हैं, तो लोगों को इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ पता चला है। इस तरह हमारी इम्यूनिटी जो है उसको लोग ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ हमारी रक्षा के लिए है, पर कई बार इट इज़ एन एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन। एलर्जी उसी को एक किस्म से कह सकते हैं। ये इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी। हमारी बॉडी में इंटरनल एलर्जी या आंतरिक एलर्जी जो होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर जन्म से होती है, उसको हम एटोपी कहते हैं। इसमें मतलब मैं एलर्जी जो छाती के लिए आ रहा था वो ये था कि अब हर एक ऑर्गन में वो एलर्जी है, पर जो एलर्जी हमारे सांस के अपरेटस के साथ संबंधित होगी उसके बारे में हम आज ज़्यादा फोकस करेंगे। अच्छा पर राजेश जी, एक सवाल मुझे आ रहा था कि अक्सर छींकें आती हैं और हम कहते हैं एलर्जी हो गई, क्या ये एलर्जी है? हाँ, मैं उसी पर आ रहा था। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या सांस के सिस्टम से है जी, उसमें जो एलर्जी होती है वो बहुत टाइम हमारे नाक से ही शुरू होती है। देखिए, अच्छा, मैं इसी टॉपिक पर आ रहा था कि एलर्जी हमारे को एक्सटर्नल जो एलर्जी है या इंटरनल एलर्जी है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में कैसे होगी। एक्सटर्नल में जो है हमारे सांस में कोई चीज़ जाएगी तो वो एबनॉर्मल रिएक्शन होगा। तो सांस में चीज़ जाएगी पहले नाक में, फिर गले में, फिर छाती में। तो बहुत लोगों को, खास तौर पर बच्चों को या ऐसे लोगों को जो अपना रहने की जगह या काम करने की जगह चेंज करते हैं, तो उनको नया एनवायरनमेंट मिलता है, तो उनको कई बार एलर्जी नाक से शुरू होती है, नाक से फिर गले पर, फिर छाती में। आपने सुना होगा कि मुझे नज़ला हुआ, मुझे जुकाम हुआ, फिर मेरी छाती ब्लॉक हो गई, चोक हो गई, मेरे से सांस लेना मुश्किल हो गया। उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी, नाक गले की और छाती की नलकियों की एलर्जी। अब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते अपनी पब्लिक में कि ये दमा है। अब वो सिर्फ अगर सांस हमारी एलर्जी जो प्रीडोमिनेंट एलर्जी है या ज़्यादा उसका असर छाती पर है तो उसको हम दमा कह देते हैं आम भाषा में, और नाक में और गले में है तो हम उसको नज़ला, जुकाम ऐसी चीज़ कह देते हैं। तो क्या ये एलर्जी बच्चों में दमे का कारण भी बन सकती है? हाँ, कारण ना बनना या बनना अलग चीज है। बच्चों की एलर्जी जो है उसमें ऑलरेडी एक चाइल्डहुड ब्रोंकियल अस्थमा एंटिटी वेल एस्टेब्लिश्ड है। मतलब बच्चों में दमा एक स्पेसिफिक बीमारी के तौर पर रिकॉग्नाइज्ड है। हाँ, ये जरूर नोट किया गया कि उनमें वो ज़्यादातर स्टार्ट सिम्टम्स जो होते हैं उसके वो नाक और गले से शुरू होते हैं और वो फिर सांस फूलने की उसमें स्टेज में चले जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में अर्ली स्टेज में, जैसे जब वो स्कूल गोइंग भी नहीं है, उनमें भी ये हो जाता है। तो उसमें यूजुअली वायरस जो होता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, वो इनिशिएटिंग कॉज होता है, और कभी कभी वो इंटरनल जेनेटिक फैक्टर से होता है, मतलब उसको अपने वंश में वो मिलती है। अच्छा, जिसमें वो जीन्स और डीएनए इन्वॉल्व है। सर, आपने जब शीर्षक दिया हमें तो आपने सीओपीडी का जिक्र किया, तो ये सीओपीडी क्या चीज़ है? सीओपीडी, देखिए, सीओपीडी का पूरा नाम है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, आमतौर पर सीओपीडी कहते हैं। ये हमारे शरीर में आमतौर पर एक्सटर्नल कारणों से, बाहरी कारणों से होती है, जिसमें पॉल्यूशन और स्मोकिंग वो सबसे
ज़रूरी पार्ट है। आमतौर पर ये COPD की बीमारी चौथे पाँचवें दशक में होती है लाइफ के, और स्मोकर्स में ही तकरीबन देखी गई है। और जो कारण है इसके, उसमें पॉल्यूशन, जो हमारा एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन है धुएं का, वो उसका मेन कारण होता है। उसमें वो एलर्जी से अलग है, हालांकि आम भाषा में उसको भी दमा ही समझते हैं लोग, पर वो बिल्कुल एक अलग एंटिटी है। उसमें लंग इरिवर्सिबली डैमेज होता है। अच्छा। उसमें जैसे स्मोक से या जो धुएं से या स्मोकिंग से आस्ते आस्ते उसकी रिएक्शन होते होते वो फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। फेफड़े की जो नलकियां हैं वो सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं और एंट्रैप हो जाती है। एयर जो है वो हमारे जो फेफड़े के ऑक्सीजन बदलने के गुब्बारे हैं छोटे छोटे, वो फूल जाते हैं। जब वो फूल जाते हैं तो उनकी तह जो वो है वो पतली हो जाती है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड उनमें से नहीं जा सकती। तो वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिजीज है, वो आस्ते आस्ते बढ़ती रहेगी, मतलब ठीक नहीं हो सकती। वो इरिवर्सिबल नहीं है पर कंट्रोल हो सकती है। जी जी जी, रोकी जा सकती है। हाँ, रोकी जा सकती है पर वो खत्म नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, ये COPD, अस्थमा, एलर्जी, इन सब के लिए एक बचाव या प्रिकॉशनरी क्या मेजर्स लेने चाहिए? देखिए, जो अस्थमा या एलर्जी है वो कई फैक्टर से होती है। जैसे सांस में जो हमारी चीज़ें जाती हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी है डस्ट। अब डस्ट या धूल जो कई प्रकार की है, घर की आप झाड़ू बहारी करते हो, वो धूल बड़ी इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत गृहिणियों को भी दमा होता है, क्योंकि उस टाइम वो मास्क या कपड़ा मुंह पर बांधने का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं करती। फिर है स्मोकिंग। स्मोकिंग से भी एलर्जी होती है। जो स्मोक हम लेते हैं एनवायरनमेंट से, उससे भी होती है। वो अलग अलग किस्म की भी हो सकती है जो स्मोक है, जैसे प्लास्टिक्स की है और कोई केमिकल्स की है, डिफरेंट मेटल्स की है। अगर आज भी आपने अखबार में पढ़ा होगा तो जो दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर है जो कि 2.5 से ज़्यादा है, उसमें हैवी मेटल्स से भी वो जो है एलर्जी बच्चों में हो रही है और बढ़ भी रही है, तो बच्चे और डैमेज भी हो रहा है उनका। इससे बचे कैसे? बच्चे, उसमें एक ही बचाव का तरीका है कि हम अपने स्वच्छ एनवायरनमेंट को में रहें या उसके लिए कोशिश करें, और मास्क या मुंह को ढकने का प्रयोग करें, वहाँ पर कम से कम रहने की आदत डालें। इसी तरीके एलर्जी पोलन से हो जाती है। एलर्जी सडन टेम्परेचर वेरिएशन से हो जाती है, एकदम, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं सर्द गर्म। अब सर्द गर्म जो है वो आपके वातावरण में भी हो सकता है। बाहर से आए, पसीना आया हुआ था, एकदम AC में चले गए, या एकदम फ्रिज का पानी पी लिया या ठंडा पानी कुछ पी लिया, वो सर्द गर्म हो गया। इसी तरीके अपोजिट सर्दियों में भी आप बंद गर्म कमरे में बैठे हैं, रजाई कंबल में बैठे हैं, एकदम बाहर चले गए, अपना शरीर ढके हुए, तो उन्हीं में उन जो कारण है उन्हीं में इनका बचाव छुपा हुआ है। इसी तरीके जो कई लोग होते हैं जिनका बॉडी रिएक्ट नहीं करती। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये तो धूल और धुएं में जा रहा है, ये तो सर्द गर्म का कोई परहेज नहीं करता, फिर इसको दमा क्यों नहीं, मुझे क्यों है? तो उसका जवाब यही है कि वो हमारी बॉडी का रिएक्शन है, वो हमारी टेंडेंसी है, जिसको हम आम भाषा में तासीर कह देते हैं, कि हमारी बॉडी जेनेटिकली इस तरीके से बिल्ट है कि वो उसको रिएक्ट करे। पर क्योंकि शरीर में बदलाव आते रहते हैं, तो अगर हमारे को वंश से नहीं भी मिला, फिर भी एलर्जी किसी स्टेज पर डेवलप हो सकती है। ये हमारे बॉडी के रिएक्शन और जो चीज़ हमारी बॉडी में गई है रिएक्शन के लिए, उसके रिएक्शन पर डिपेंड करता है। पर डॉक्टर साहब, ये कोई भी बीमारी हो, जो इन बीमारी जिनका जिक्र हम चल रहा है अभी, उनको इलाज के लिए कई पद्धति हैं। होम्योपैथी है, एलोपैथी है, योग भी कहते हैं, योग से भी इलाज हो जाता है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बात यह है कि मैं तो मॉडर्न मेडिसिन या जिसको आमतौर पर एलोपैथी है उसका प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं बाकी पद्धतियों के बारे में कोई ऐसा एडवर्स कमेंट नहीं देना चाहूँगा। पर एक बात मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, जो हमारे ये मत बनते हैं वो हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस से बनते हैं, ना कि बड़े बड़े भाषणों से या जो टेलीविज़न पर या एड से। ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमारी बॉडी का रिएक्शन है। जैसे मैंने आपको कहा कि वो दमा जो पैदा होता है या एलर्जी पैदा, हमारा बॉडी का इंडिविजुअल रिएक्शन है।
इसीलिए वो इंडिविजुअल डिजीज अब उसको हम कर रहे हैं कैटेगराइज, क्योंकि जो एडवांस हमारे पास अब पद्धतियां आ रही हैं उसमें हम उस पेशेंट की एंटीबॉडीज जो ख़राब है उनको इंजेक्शन से ही रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो कंट्रोल एक हद तक कंट्रोल हो जाए कि तहाँ उसको वो स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। तो क्या होता है कि लोगों को बच्चों में जैसे परहेज रख सकते हैं और उनको इलाज कर देते हैं, तो ये देखा गया कि मेजोरिटी ऑफ बच्चों में वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, वयस्क पहुंचते हैं, तो वो उनका दमा या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या बहुत कम इंटेंसिटी का रह जाता है। अब आप डॉक्टर साहब, COPD और अस्थमा के लिए लोगों के इनहेलर के बारे में काफ़ी रिजर्वेशंस हैं यूज़ करने की, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कहूँगा, तो मैं ये कहूँगा, अब जैसे अब कुछ बच्चों का ठीक हो गया तो उस टाइम हम ये कहेंगे कि ये आयुर्वेदिक ले रहा था, ये एलोपैथी ले रहा था, ये होम्योपैथी ले रहा था, ठीक हो गया, पर वो नेचुरल वे में मॉडलिटी हुई है उसकी। नेचुरल वे जो है वो बॉडी को रिकवर करने का एक तरीका है, तो हर एक बॉडी अलग अलग करती है, इसलिए। हाँ डॉक्टर साहब, COPD और अस्थमा के लिए इनहेलर के बारे में लोगों में काफ़ी रिजर्वेशंस हैं, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, इनहेलर्स देखिए हमारी एलोपैथी की सबसे बेस्ट मेडिसिन है, हालांकि लोगों में इसमें बड़ी गलत धारणाएं हैं। उस धारणा का बेसिक मैं आपको बताऊंगा कि लोग ये समझते हैं कि हमें दमा की दवाई लगातार लेनी पड़ती है, बहुत लोगों को लेनी पड़ती है, ये सच्चाई है, पर इनहेलर्स में हमारी दवाई की मात्रा गोली की मात्रा के हिसाब से बहुत कम है, कई 100 गुना कम है। इतनी कम दवाई, सबसे अच्छा उसका वो है एक पॉइंट कि बहुत कम दवाई, जहां हमें दवाई चाहिए वहीं पर दवाई, टारगेट इंपॉर्टेंट है, टारगेट ओरिएंटेड, जहां हमारे को दवाई चाहिए वहां पर, इसलिए साइड इफेक्ट्स ना या बिल्कुल कम होते हैं। तो डॉक्टर साहब, मतलब ये जो इतनी बातें आपने हमें बताई हैं उनसे मेरा ख्याल हमारे श्रोताओं को काफी ज्ञान मिल गया होगा। बाकी सवाल तो बहुत पूछ सकते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, पर नहीं, और आपके जवाब हम समय की पाबंदी, जी समय की भी पाबंदी है, और आप हमारे साथ आए, आप हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का, डॉक्टर सेठ का, स्वर्ण नायर का और राजेश पल्ला जी का तहे दिल से धन्यवाद। और श्रोताओं, हम आपके लिए फिर एक कार्यक्रम लेके आएंगे, आपका रेडियो, आपकी धड़कन, FM 24 भिवाड़ी की ओर से। आई एम श्योर दोस्तों, इस सांस और उससे संबंधित रोगों के विषय पर कार्यक्रम की इस खास चर्चा से आपको बहुत सी काम की जानकारियां मिली होंगी। पर अक्सर जानकारियां तो हमें मिल जाती हैं, पर कई बार हम उन जानकारियों का उपयोग नहीं करते। तो इस बार मेरी आपसे विनती है कि आप इन जानकारियों का ज़रूर सदुपयोग करें, अपनी सेहत का खास ध्यान रखें, और जो भी डॉक्टर सुभाष सेठ जी ने आपको जो भी आपकी सेहत से जुड़ी हुई जो जानकारियां दी और आपको सांस की बीमारियों के बारे में जो उसके लक्षण, उसकी वजह और उससे बचाव के लिए जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, आप उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आपकी सेहत की मंगल कामना के साथ मैं लेता हूं आप सभी से इजाज़त, और चलते चलते कार्यक्रम में सम्मिलित अमिता शाह, सुभाष सेठ जी और मिसेस नायर और राजेश पल्ला जी का दिल से धन्यवाद। मुलाकात फिर होगी अगले एपिसोड में। मैं हूं RJ सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।